वेलकम बैक टू आर आर्ट्स एंड कैलीग्राफी। गुज़िश्ता वीडियोस की तरह आज भी हम एक और मजमून के पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको मैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है ताकि पेपर की खूबसूरती को इन्हेंस किया जा सके और चेकर या फिर एग्जामिनर से अट्रैक्ट होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके। तो आज हम इस्लामियात के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो ये 9th क्लास का पेपर पैटर्न है। ये मेरा स्कूल का पेपर है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट में मारूज़ी आती है 10 नंबर की, जो कि जिसमें जिस तरह की गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी उन्होंने कहा था कि मतलब अव्वल नंबर मतलब उसमें पूरे नंबर हासिल करेंगे तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पूरे आएंगे और आपको उसमें मुकम्मल नंबर मिल सकते हैं। अब ये मेरा पेपर है फुल बुक का। इसमें मैंने आगाज़ हिस्सा इंशाइया से किया हुआ है और उसके बाद जैसे कि यहाँ सवाल नंबर 1 जो था वो ये दुरुस्त जवाब की निशानदेही मारूज़ी थी और उसके बाद सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात के जवाब थे। और यहाँ से मैंने हिस्सा इंशाइया लिखकर सवाल नंबर 2 और फिर उसके बाद मुख्तसर सवालात के जवाब स्टार्ट किए हैं और वहाँ से भी मैंने अपने क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट किए हैं। तो इसके पेपर पैटर्न में जो हम मतलब सबसे पहले लिखते हैं वो हिस्सा इंशाइया ही होता है। आप चाहे तो इसको आसानी के लिए हिस्सा इंशाई तर्ज या जो भी मतलब आपको आसान लगे वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ हिस्सा इंशाइया लिख रही हूँ। इंशाइया लिखने के बाद आपने सवाल नंबर 2 की हेडिंग देनी है और उसके बाद मुख्तसर सवालात के जवाब। ये लिखने के बाद आपने लाइंस लगानी है। अब लाइंस आप तब लगाएं जब पेपर आपका मुकम्मल हो जाए, क्योंकि इस तरह आपका वक्त जो है वो ज़्यादा लग जाएगा और पेपर मुकम्मल ना होने का खदशा होगा। यानी इस्लामियत का पेपर वैसे तो छोटा होता है, 50 नंबर्स का होता है, तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी चाहिए, इसलिए आप लोगों ने लाइंस आखिर पे लगानी है। अब ये जब लिख लेंगे तो यहाँ मैं एक मॉडल के तौर पे आपको अपना इस्लामिक का पेपर दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने पहले ओपन किया था। यहाँ देखें, ये पहला सवाल दुरुस्त जवाब की निशानदेही है। ये 10 नंबर की मारूज़ी आती है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मारूज़ी का ठीक होना लाजमी है। तो उसके बाद ही आपको मतलब आपके पेपर में वो बात होगी, वरना अगर आप मारूज़ी में मुकम्मल नंबर नहीं लेंगे तो बिल्कुल भी नंबर नहीं आएंगे। वरना अगर शॉर्ट और लॉन्ग में गलती हो जाए तो नज़रअंदाज हो सकती है या फिर वो उसको आंखों से ओझल कर सकता है। पर मारूज़ी गलत हो तो वो गलत ही होती है, क्योंकि ये तो 2D पॉइंट चेक होनी होती है। तो यहाँ पे ये मारूज़ी 10 मेरे MCQs थे जो कि मेरे सारे ठीक हुए, आसान आए थे इस पेपर में। लेकिन बोर्ड के पेपर में भी वैसे पेपर आसान ही आता है। तो बाज़ औक़ात तलबा सोच कर गए होते हैं कि पेपर मुश्किल आएगा, लेकिन पेपर आसान आ जाता है। इसलिए आप लोगों को आसान सवालों को भी उतना ही जवाब देना चाहिए जितना कि आप मुश्किल सवालों को देते हैं। उसके बाद ये हिस्सा इंशाइया है, हिस्सा 2। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस के 2 पार्ट आते हैं। ये तो एक सवाल नंबर 3 और एक सवाल नंबर 2 और एक सवाल नंबर 3 यहाँ से, और जिसमें से 6 सवालात के आपने जवाब अटैम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ से मैंने टिक लगा लिया था कि जो मैंने सवाल अटैम्प्ट करने की कोशिश किया करें कि जितने मुख्तसर सवाल हों उतने अटैम्प्ट किया करें और लॉन्ग में एक्स्ट्रा करने की बजाय शॉर्ट में ही एक्स्ट्रा किया करें, क्योंकि लॉन्ग बहुत ज़्यादा टाइम लेता है लेकिन शॉर्ट में इतना कोई टाइम नहीं लगता ख़ास एक्स्ट्रा करने में। तो यहाँ 6 सवाल अटैम्प्ट करने थे। मैंने एक्स्ट्रा यहाँ मैंने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किए हुए हैं। नीचे वाले से मुझे कोई मुश्किल पेश आ रही थी तो मेरे 6 भी मुश्किल से पूरे हो रहे थे, इसलिए मैंने नहीं किया इसलिए। लेकिन ऊपर वाले हिस्से में मैंने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किया है, क्योंकि जो स्टार्टिंग लेसन होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से आते होते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन जब एक ही शुरू वाले चैप्टर को ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो नीचे वाले चैप्टर उनको टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से वो कुछ खास तैयारी नहीं हो पाती। तो आप लोगों को चाहिए कि आप उनको भी उतना ही टाइम दें जितना कि पहले वाले चैप्टर्स को दे सके थे। अब यहाँ पे 6 सवाल अटैम्प्ट करने थे। तो पहला सवाल है जो ने ये आला इखलाक वाला किसे करा दिया। ये हमारी पहले बाब के दूसरे चैप्टर की पहली हदीस है। ये वैसे एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो ये मुझे बहुत छोटा लगा तो ये मैंने अटैम्प्ट कर लिया। ये देखिए आला इखलाक वाला, इसमें आप वसल्लम का इरशाद लिखना है और इसको हाईलाइट करने के लिए आप मार्कर से भी, मैंने इसको 604 ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया। आप इसको कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो मतलब इसको ब्लैक पॉइंटर से भी लिख सकते हैं और यहाँ हदीस नंबर भी लिख सकते हैं, मुझे खैर याद नहीं था।
अब उसके बाद सवाल उन्होंने दिया कि तौहीद की दो इकसाम के नाम लिखें। अब ये जो 2.2 पॉइंट क्वेश्चन होते हैं इसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो हेडिंग्स सब हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं कि तौहीद ये जिस तरह इसकी 3 इकसाम मैंने लिख दी कि नंबर ना कर जाएंगे या एक्सप्लेन ना करना तो तौहीद रुबूबियत, उलूहियत और इस्मा सिफ़ात, तो उसने 2 पूछी थी। तो अगर आप चाहें तो इनको डिफाइन भी कर सकते हैं ताकि मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाए, पर इसे गुरेज करें क्योंकि जो उन्होंने सवाल पूछा हुआ है जितना लेंथ का पूछा हुआ है उसी में जवाब दिए, और वैसे भी 2 नंबर का सवाल होता है, इसको लॉन्ग की तरह अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद उन्होंने पूछा फरिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत। अब इसके 3-4 पॉइंट्स भी थे और फिर आयत और मानी भी था वगैरह, तो इससे मैंने नहीं अटैम्प्ट किया। नमाज की 2 शराइत थे, उसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया। ये बहुत मुख्तसर सा सवाल था, इसमें उसकी 2 ही शराइत पूछी हुई थी, इसने एक वज़ू और एक तकबीरत तहरीमा। अब इसकी 2 नाम लिखने काफ़ी नहीं थे क्योंकि इसने एक तो 2 खुद बता दिया कि 2 शराइत है, तो उनके नाम लिखने काफ़ी भी नहीं थे, ना ही उन्होंने पूछे थे। तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो में लाजमी देंगे, नहीं देंगे तो नंबर कटेंगे, और नाम लिखेंगे तो आप लोगों को कम से कम पॉइंट या 1 नंबर ही मिल पाएगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन लाजमी है। अब चाहें तो इसकी सब हेडिंग्स बना लें, चाहे तो ना बनाएं, मैंने यहाँ बनाई हुई है क्योंकि सब हेडिंग से पेपर ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और 604 ब्लू मार्कर से जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है तो आपने जो सब हेडिंग देनी है वो 604 ब्लैक मार्कर से देनी है। आप यहाँ मैंने मास्टर्स की जो मार्कर्स हैं वो इस्तेमाल की हुई हैं, आप चाहें तो यहाँ सिग्नेचर की भी कर सकती हैं। टेम्पो की भी बड़ी हेडिंग के लिए मार्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उसके बाद ये 3 सवाल मेरे मुख्तसर अटैम्प्ट होंगे। कोशिश क्या करें कि अपने टाइम को पहले से ही आप पेपर पैटर्न को सारा से मैनेज करके रखा करें ताकि आप लोगों को पेपर के टाइम करते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। अब ये 3 सवाल अटैम्प्ट करने के बाद सवाल था फतह मक्का का वाक़या कब पेश आया। अब ये इसमें बस तारीख लिखनी थी और मतलब जो जगह यानी मतलब उस मुकाम था वो वगैरह तो वो लिखना था इसमें। तो यहाँ मैंने लिखा फतह मक्का का वाक़या 8 हिजरी 10 जनवरी को पेश आया। तो ये मुख्तसर सा था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को लाजमी अटैम्प्ट किया करें। उसके बाद यहाँ सवाल है नबी वसल्लम का बहन भाइयों के साथ उसने सलूक तहरीर करी। ये थोड़ा सा लंबा था, इसके अलावा मुझे इसमें गलतियों के खदशात भी लग रहे थे, इसलिए मैंने इसको छोड़ के अगले 2 सवालों को अटैम्प्ट कर लिया। वो था वफ़द अब्दुल कैस के सरदार नबी वसल्लम की बारगाह में हाज़री से पहले क्या एहतमाम किया। तो ये बिल्कुल मुख्तसर सा सवाल था, ये इसका एहतमाम लिखा हुआ है मैंने कि इसके सरदार नबी की बारगाह में क्या वगैरह जो है एहतमाम किया। तो ये यहाँ तो मेरे 5 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। उसके बाद ये तकब्बुर की उसने 2 सूरतें पूछी हुई हैं, तो तकब्बुर की 2 सूरतें तो मुख्तसर से ये सवाल था, तो ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही था ये, तो मैंने 5 सूरतें लिख दी हैं ताकि ये ज़रा ना एनहेंस हो जाए क्वेश्चन। उसके बाद मैंने जिस तरह बताया कि 6 सवाल अटैम्प्ट करने के बाद मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था जो मैंने छोड़ दिया था कि नबी वसल्लम का बहन भाइयों के साथ सलूक। फिर मैंने आखिर से अटैम्प्ट किया ये सलूक, और फिर उनका एक उनकी हज़रत शीमा थी, उनकी रज़ाई बहन, और एक हज़रत हमज़ा। उसके बाद मुख्तसर सवालात का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ से जब स्टार्ट किया तो यहाँ मैंने मुख्तसर सवालात के जवाबात की हेडिंग सवाल नंबर 2 के बाद दी है, लेकिन अगर आप मुख्तसर सवालात के जवाबात की जो सुर्खी है वो सवाल नंबर 2 से पहले दे देते हैं तो फिर आपको सवाल नंबर 3 की हेडिंग देते वक्त उसके बाद देने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत दरकार नहीं है। लेकिन अगर आप बाद में दे रहे हैं तो आपको उसके बाद देनी पड़ेगी ताकि वाज़ह हो जाए कि सवालात कौन से हैं। मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि मैं मुख्तसर सवालात के जवाबात लाजमी ये सुर्खी दूँ। अब उसके बाद उसने जो सवाल नंबर 3 यानी मुख्तसर सवालात के जवाबात जो है वो सवाल नंबर 3 उसमें ने शॉर्ट दिए हुए हैं, ये शख्सियात में से आते हैं और चंद आखिरी बाब में से तो ये मुश्किल पोर्शन हो जाता है। यहाँ से मुश्किल मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा भी कर लेती मैं, लेकिन मैंने खुद नहीं किया क्योंकि वक्त का भी फिर आगे ध्यान रखना था। अब उन्होंने कहा है कि कसम के 2 इकसाम के नाम तहरीर करें, तो ये बस नाम ही तहरीर करने थे, तो ये 3 ही कसम की इकसाम थी, तो मैंने तीनों के यहाँ देख रहे हैं आप नाम तहरीर कर दिए। उसके बाद ऐसे मुख्तसर सवालात को आप कोशिश क्या करें कि लाजमी अटैम्प्ट करें क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात पूछी होती है। एक तो ये मुख्तसर हो जाता है, दूसरा ये कि इसमें टाइम की बहुत बचत हो जाती है। और यहाँ देखें उसने उसके बाद पूछा सच्ची गवाही के माशरे पर 2 मुस्बत असरात। यहाँ उसने सच्ची गवाही के असरात पूछे हुए हैं, तो आप बजाय इसके कि इसको एक ही लाइन में पूरा कर दें आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं, मुख्तसर सी बनाएं, चाहे जिस तरह मैंने एक तकरीबन आधी लाइन का यहाँ जुमला तहरीर के सच्ची गवाही से माशरे में अमन कायम होता है, तो ये लाजमी बना दें ताकि इससे बहुत पेपर में खूबसूरती आ जाती है। अभी 2 शॉर्ट बहुत छोटे थे। उसके बाद सुनता है हमसायों के हकूक़ अदा करने की जो वजूहात लिखें। अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा और थोड़ा सा रिस्की भी लगा क्योंकि ये क्वेश्चन वो होता है कभी कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है और जो तालिब इल्म होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दे देता है, तो इससे गुरेज ही करें तो बेहतर है। तो यहाँ मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया। यहाँ उन्होंने पूछा है कि वाक़या करबला के ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, ये रीडिंग से क्वेश्चन आया है
उसने उसके बाद कहा जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक हदीस का तर्जमा लिखें। अब यहाँ पूरे लेसन में जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक एक ही हदीस थी, तो वो मैंने अटैम्प्ट कर ली कि दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते और वो सेहत और फरावत हैं। बेहतर है आप इनके ये भी मेंशन कर दें, तो इससे भी उसको एहसास हो जाएगा कि आप लोगों को पेपर आता है। उसके बाद हज़रत अबू मूसा अशअरी के 2 कारनामे, ये उनके कारहाय नुमायाँ ही बेसिकली जो होता है उनके कारनामों के ज़िक्र होता है, हर ये शख्सियात में अक्सर में पाया जाता है लेसन में। तो ये हज़रत अबू मूसा अशअरी के 2 कारनामे, इसकी मुझे कोई उस वक्त एट अ टाइम सुर्खी नहीं मिल रही थी तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैंने उनको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पॉइंटर से लिख दिया और ये 2 की मैंने हर 604 मार्कर से लिख दिया। ये सवाल मुकम्मल हो गया। उसके बाद उसने पूछा है कि सहीफ़ा सादका से क्या मुराद है और इसको शाया करने वाले का नाम तहरीर करें। हम सहीफ़ा सादका का टू दी पॉइंट डेफिनेशन बुक पे नहीं लिखी हुई, लेकिन हज़रत उम्र बिन हज़रत एक हमारा तीसरा लेसन है उस पर सहीफ़ा सादका का जिक्र है, तो उससे हमने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है और उसको शाया करने वाले का नाम तहरीर करना है। ये भी बहुत मुख्तसर सवाल था, तो मैंने लिखा है कि नबी वसल्लम के इरशाद मलफूज़ात के मजमूए को सहीफ़ा सादका कहा जाता है और उसके बाद इसको शाया करने वाले का नाम है नंबर बिन अल। यहाँ से हमारे 1 2 3 5 क्वेश्चन तकरीबन अटैम्प्ट हो चुके हैं। उसके बाद सवाल था कि हज़रत उमर बिन उमय्या ने किन 2 ग़ज़वात में मुशरिकीन की तरफ से शिरकत की है। अब ऐसे सवाल जो होते हैं ये अक्सर बुला देने वाले होते हैं, लेकिन इससे सवालों को लाजमी याद रखा करें क्योंकि ये कभी कभी आ जाते होते हैं और ये टाइम के बचाव का बहुत बड़ा ज़रिया बनते हैं, लेकिन तलबा को बाज़ औक़ात ये याद नहीं होते, तो ये याद करना चाहिए। अब ये तीसरा मोस्टली यही है कि 2 पूछे हुए हैं उसने, तो ये तो 2 डी पॉइंट बात होती है, तो ये अटैम्प्ट किया करें लाजमी। इमाम शाफी की मुझे 2 तसनीफ़ के नाम नहीं आते थे क्योंकि ये मैंने शख्सियत पूरी मतलब चॉइस में छोड़ी थी। तो ये तो तुमने बिन उमय्या ने किन 2 ग़ज़वात में शिरकत की, तो ये उहद और ग़ज़वा बदर। उसके बाद ये सवाल नंबर हमारे 3 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं और उसके बाद हिस्सा 2 स्टार्ट होता है, यानी हमारी टेंशन है हम हिस्सा अव्वल इसको मेंशन किया हुआ शॉर्ट के सवालात को और लॉन्ग को हिस्सा 2। तो ये इन 2 में से कि अच्छा जो पहला सवाल आता है ना वो शख्सियात में से आता है। अब ये बोर्ड अभी इस जो नई इस्लामियत की बुक आई है ना, इसको भी 2 साल ही हुए हैं और ये अब जो 9th के पेपर होने वाले हैं उसमें ये दूसरी बार होगी ये बुक। तो सवालात की तरतीब का कुछ ख़ास इल्म नहीं है, लेकिन ये होता है कि जो सवाल नंबर 4 आता है उसमें से 3 सवाल आते हैं और वो तीनों सवाल शख्सियात में से आते हैं। वो चाहे तो 2 शख्सियात और एक आम लेसन भी दे सकता है, जैसे कि उसने लास्ट टाइम हकूक़ पे दिया था, तो कि हकूक़ इस्लाम में हकूक़ुल इबाद या फिर हमसायों के हकूक़ की वजाहत करें। हमारा लेसन हकूक़ुल इबाद पे हमसायों के हकूक़ है, तो उसने ये दिया था। तो उसके अब यहाँ हमारी टीचर ने तीनों की तीनों शख्सियत दी हुई हैं क्योंकि एक टाइम पे वो आया था और एक टाइम पे तीनों शख्सियत आई थी। अब यहाँ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में नोट लिखें। अब अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि जो पहला लेसन होता है ये शख्सियत सबसे मुश्किल बाब है, बाब शशम। तो अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि जो पहला बाब होता है मतलब जो पहला लेसन होता है ये उस शख्सियत के बाब का या किसी भी बाब का, तो वो तो मतलब पहला होता है चूँकि, तो इसलिए उसको इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन ये जो स्टार्टिंग लेसन है ये बहुत आसान है शख्सियत का, तो इसको लाजमी याद करें क्योंकि इनसे कम से कम 2 शख्सियत आई जाती हैं और चूँकि बोर्ड का पेपर उसने आसान बनाना होता है, इस वजह से वो पेपर को आसान ही देता है और पहले में से दे देता है। अब दूसरा हमारी टीचर ने पहला पहले से दिया हुआ है, दूसरा भी दूसरे सवाल से किसी तो किरदार पर। अब सवाल की नोयत को भी आपने समझना है कि उनने पूरा लेसन जब याद किया तो फिर क्लास में टाइप हो जाए, लेकिन जब तलबा ने 2 पॉइंट किया हो तो फिर मुश्किल आती है पेश। यहाँ मुझे गलती लगने लगी थी कि उनकी हालात ज़िंदगी पे, लेकिन फिर मैंने कहा सीरत तो किरदार है, फिर मैंने मुझे गौर किया। अब यहाँ अल्लामा इब्न खल्दून ये आखिरी ये बाब शख्सियात वाले बाब के आखिरी लेसन का आखिरी वाली शख्सियत है, तो ये बहुत आसान थी। आखिरी वाला लेसन वैसे आसान है, आप लोगों को सब सारे ही करने चाहिए। पेपर में कुछ चॉइस के ना छोड़ के जाएँ, और इस्लामियत के पेपर में तो वैसे ही मतलब छुट्टियाँ आ जाती हैं, छुट्टियाँ 2, तो आप उसको अच्छी तरह से करें। अब यह हज़रत अबू मूसा अशअरी की सीरतों के आधार पर नोट लिखें। ये मुझे आसान लगा। अभी अल्लामा इब्न खल्दून था ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से आता था, मगर ये वक्त तलब था क्योंकि इसमें मुश्किल अल्फाज का चुनाव जो वो काफ़ी मुश्किल था और इसके अलावा उसको सोचने में और लिखने में वक्त दरकार था, इसलिए मैंने इसको अटैम्प्ट करने से गुरेज किया। इसके अलावा जब मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया तो फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वो टाइम की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है, इस वजह से मैंने अबू मूसा अशअरी वाला अटैम्प्ट किया। अब उस जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो हदीस का तर्जमा है। अब हदीस का तर्जमा
बाज़ लोग समझते हैं कि इसमें चॉइस आती है क्योंकि बुक पे तकरीबन 10 हदीस हैं, तो नहीं, लेकिन इसमें चॉइस नहीं आती है। बाब नंबर 1 के सबक नंबर 2 की हदीस हैं जो कि टेक्स्ट बुक पे मेंशन की हुई हैं इस्लामिया की, तो इन सबको आपने याद करना है और इनका तर्जुमा ही करना है, इनकी अरबी नहीं करनी। और ये टू द पॉइंट आता है, इसमें कोई चॉइस नहीं आती और ये आपको वही अटैम्प्ट करना होता है। ये 3 नंबर का आता है। उसके बाद जो एक तफसीलन बहुत बड़ा तफसीली जवाब होता है वो 5 नंबर का होता है, लेकिन जो शख्सियात वाला पोर्शन होता है वो 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो तफसीली जवाब होता है वो 5 नंबर का होता है। इसलिए इसको आप लोगों को चाहिए कि इसको ज़्यादा तफसीलन जवाब दें। और मैं यहाँ एक ही लेसन को चॉइस में छोड़ के गई थी पूरी मतलब शख्सियात के अलावा से एक ही लेसन को, ये सखावत इशारा वाले को ये चीज़ें लॉन्ग आ गया था, लेकिन मुझे सोम यानी रोज़े का मानी मफहूम और इसके फ़ायदे समरात बहुत अच्छे तरीके से आते थे। और दूसरा और तीसरा बाब तो वैसे भी इन 5 नंबर के तफसीली सवालों के जवाब के हवाले से बहुत अहम है, तो इसको लाजमी करें। इसमें से एक लॉन्ग लाजमी आ जाता है। तो यहाँ सोम का मानी मफहूम आ गया था, तो इसलिए मैंने ये अटैम्प्ट कर लिया और मुझे आता भी था अच्छी तरह से। असल में आप लोग ना ऐसा क्या करें कि क्वांटिटी पे जाया करें, जिसकी क्वांटिटी कम हो वही लिखा करें, क्योंकि नंबर तो मिल ही जाते हैं जितना टेक्स्ट बुक पे तहरीर किया है, अगर वो आप लिख देते हैं तो बस आप लोगों को नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन उसको इन्हेंस करना आपकी जिम्मेदारी और वो काम सुर्खियों के ज़रिए किया जाता है। अब यहाँ मैंने देखा कि मतलब ये अगर मैं पहले शख्सियत वाला पोर्शन टाइम करती तो मुझे मालूम था कि इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए पहले मैंने हदीस और उसके बाद तफसीली जवाब जिसमें से एक जो उसका आंसर तहरीर करना था वो अटैम्प्ट किया और उसके बाद मैंने शख्सियात में अटैम्प्ट किया। यहाँ से मैंने हदीस का तर्जुमा लिखा जो कि क्वेश्चन नंबर 5वां था, यहाँ से हदीस का तर्जुमा, और उसके बाद मैंने तफसीली जवाब लिखा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 4 के जो सवाल आते हैं वो मैंने बाद में अटैम्प्ट किया। अब इसमें से सोम का मानी मफहूम और फ़वाइद समरात मेन सुर्खी दें, उसके बाद उसमें 2 हिस्सों में अगर पूरी सुर्खी को डिवाइड किया तो आप उसकी मेन हेडिंग है, फिर उसके सब बनाएं। यहाँ जैसा मैंने मानी लिखा है, मफहूम लिखा है, और इसकी मैंने इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने इसमें आयत भी ऐड कर दिया, तो आप भी लाजमी आयत ऐड करें। अब यहाँ तक मानी मफहूम काफ़ी हो चुका था, इसलिए मैंने इसके फ़वाइद समरात अटैम्प्ट किए। अब जो बुक पे फ़वाइद समरात वो थोड़े लिखे होते हैं, तो आपको चाहे किसी में शेर ऐड कर दें तो वो बहुत आला बात हो जाएगी, या फिर कोई आयत ऐड कर दें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ फ़वाइद समरात है, यहाँ पहले तिबी फ़वाइद था कि जिस्म के कौन से, सेहत के कौन से फ़वाइद, फिर ज़रूरतमंदों की अमदाद, उसके बाद हमदर्दी के जज्बात, सिफ़ात, पाबंदी वक्त। इसमें मैंने शेर ऐड किया, बहुत मशहूर शेर है कि गया वक्त फिर आता नहीं, सदाए शुराने खाते नहीं, तो अगर आप शेर ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और उसके बाद इबादत का शौक़, और उसके बाद हासिल कलाम। अब हासिल कलाम लिखने का फ़ायदा ये होता है कि उसको एहसास हो जाता है कि पेपर का रट्टा नहीं है, उसको आता है, या ऐसी बात है कि अब आप 2D पॉइंट फ़वाइद समरात या मानी मफहूम लिखेंगे तो उससे कुछ ख़ास इल्म नहीं होगा। तो यहाँ मैंने इसलिए आयत भी ऐड की है और उसके बाद हासिल कलाम भी, और वैसे भी बुक पे हासिल कलाम मेंशन था, तो आप लोगों ने लाजमी करना है। उसके बाद जैसे मैं बोल रही थी कि मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने टाइम किया था, तो उसमें उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हालात ज़िंदगी पर नोट मांगा था, लेकिन जो बुक पे तफसीलन जवाब है वो इल्म फ़ज़ल पे है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप एक शख्सियत को पूरा याद करें, क्योंकि इस तरह सवाल घुमा के आ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली तो पूरी रीडिंग ही करनी होती है। तो यहाँ मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर नोट, यहाँ मेरे पास टाइम नहीं था इतना ख़ास, तो मैंने इसको ज़रा मुख्तसर कर दिया, और मुख्तसर करने के साथ साथ मैंने जो मतलब अंदर सब हेडिंग्स के अलावा बड़ी हेडिंग्स थी वो नहीं बनाई, लेकिन मेन हेडिंग मैंने बना दी। अब यहाँ मैंने इनका नाम लिखा, इनका कुनियत लिखा, इनका लक़ब और लक़ब की वजह लिख दी। उसके बाद मैंने इनके इल्म फ़ज़ल पर रोशनी डाली, जो कि हमारे बुक पर तफसीली जवाब भी है, और इल्म फ़ज़ल से ही मैंने आगे सब हेडिंग्स बनाई कि हदीस का इल्म, इनकी मरवियात के तदाद और इशार। अब अशार में जो अरबी लिखी है तो उसको अगर आप उसकी अरबी तहरीर करें तो क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात होगी, इसलिए यहाँ टीचर ने मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक्सीलेंट भी दिया हुआ है। और आखिर पे जो कि उन्होंने हालात ज़िंदगी आपसे सवाल मांगे हैं, तो आप इसकी वफ़ात भी तहरीर करेंगे। आप चाहें तो इनकी दफन होने की जगह भी तहरीर कर सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि टाइम की कमी आ रही थी इसलिए मैंने इसके बाद तफसीली जवाब की हेडिंग दी है। और उसके बाद मैंने जो अबू मूसा अशरी की सीरत व किरदार, अब यहाँ उन्होंने हालात ज़िंदगी नहीं लॉन्ग मांगा, उन्होंने सीरत व किरदार पे मांगा है, इसलिए मैंने मुख्तसर सा उनका हवाला देकर उनकी सीरत व किरदार पर लिखा है। लेकिन बुक पे दोनों ही लॉन्ग हैं, सीरत व किरदार भी है और हालात ज़िंदगी भी है, इसलिए उनको पूरी रीडिंग इसमें शामिल है। तो मैंने नाम लिखा है, कुनियत भी लिख दी है, और फिर वालिद का नाम, वालदा का नाम, उनकी रहाइश, उनका कबूल इस्लाम, कारहाय नुमाया, ये बेसिकली मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं। और आखिर दाबो यहाँ से तो तकरीबन उनका कारहाय नुमाया से तो उनकी सीरत व किरदार स्टार्ट हो जाती है। ये थोड़ा सा छोटा हुआ था मेरा। उसके बाद अशात इल्म, कुरान की तिलावत और वफ़ात, और फिर उसके बाद हासिल कलाम। ना बुक पे हासिल कलाम मेंशन था तो वो मूसा अशरी का, तो इसलिए मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना लिख ही दिया जाए और इसे
पेपर में खूबसूरती में भी इजाफा होता है, क्योंकि पेपर इन्हेंस भी हो जाता है। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं क्वेश्चंस के आखिर पे लाइंस लगा दूं, क्योंकि मुझे पता था कि अब इन सब हेडिंग्स पे लाइन लगना ज़रा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने मेन हेडिंग्स और यहाँ एंडिंग लाइन लगा दी, जैसा कि आप यहाँ देख सकती हैं। और यहाँ पे मुझे वक्त थोड़ा सा मिला कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन तफसीली है बहुत, तो यहाँ मैंने फिर सब पे लाइन लगा दी। शॉर्ट में मेरी लाइन्स पूरी हो गई थी। आप कोशिश करें कि पेपर को इतना जल्दी करें कि लाइनें आप लोगों की अच्छी तरह से पूरी हो जाएं। बस आज का इस्लामिक का पेपर पैटर्न यही था।